हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये है ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में आपने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है, इसको हम लोग रिसोर्सेज क्यों कहते हैं। रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस, इसका यूटिलाइजेशन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स से हमको फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, जॉब, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। ये इवन हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काऊ है, मंकी है, एलिफेंट्स हैं, ये हमारे कल्चर के बहुत बड़े हिस्से हैं, हमारे रिलीजन के बहुत बड़े हिस्से हैं दोस्तों। इसके अलावा इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। जैसे ये पूरा इकोसिस्टम के इंसान मालिक नहीं है दोस्तों, इसके सिर्फ हिस्से हैं। और वाइल्ड लाइफ इसको बैलेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है, इसको मैं आगे आपको बताऊँगा। जॉब जैसे आपने देखा होगा, जो पर्टिकुलर जू है, चिड़ियाघर है, यहाँ पर बहुत से लोगों को जॉब मिलता है इन एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए। क्लॉथ जैसे आपने देखा होगा, सिल्क है, सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनसे हमको सिल्क मिलता है जिससे कि कपड़ा बनता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा मेडिसिन में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। कई सारे एनिमल्स के लार्वा से जो है वो मेडिसिन बनता है। फूड भी मिलता है, मीट एंड मिल्क तो मिलता ही है। इसके अलावा आपने देखा है मधुमक्खियों का शहद है, वो भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है दोस्तों हमारे लिए। इसके अलावा जो प्लांट है, फॉरेस्ट है, उससे तो हमको ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, टिम्बर, रबर और ये नेचुरल हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है कि एरिया जहाँ पर एनिमल्स और इंसान मतलब जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है वो वहाँ पर रहती है ना। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जैसे ये डेड प्लांट एंड एनिमल्स को जब ये मर जाते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है प्लांट्स और वेजिटेशंस का, है ना। इसके अलावा कर्ड है, ब्रेड है, चीज़ है, वाइन है, इसको बनाने में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी इंप्रूव करते हैं दोस्तों। इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी इंप्रूव करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो डिसीजेस वगैरह से लड़ता है दोस्तों। इसके अलावा जो सॉइल फर्टिलिटी है, जैसे आपने देखा होगा जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है दोस्तों, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो फ्लोरा मतलब होता है प्लांट और फौना मतलब होता है एनिमल, और इनका जो वैरायटी होता है, इनके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, ये सभी कहलाते हैं दोस्तों फ्लोरा, जिसमें प्लांट्स और ट्रीज आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है फौना, जिसमें फिश है, एनिमल्स हैं, ये सभी चीज़ें भी आ जाती हैं। दिक्कत की बात यह है दोस्तों कि अभी रिसेंटली इनका जो पर्टिकुलर नंबर है वो बहुत तेज़ी से दोस्तों वो डाउन हो रहा है। जैसे कि 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। और 20% जो हमारे मैमल्स हैं, मैमल्स उनको कहा जाता है जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, जो अंडे वगैरह नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर मैंने फोटो दिखाया हुआ है, ये है दोस्तों महुआ का जो है पर्टिकुलर पेड़ है, और ये है हिमालयन यू। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं हिमालयन यू के बारे में बताना चाहूँगा, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुँच चुका है ना। सर्वाइवल हो चुका है कि हिमालयन यू आगे बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हिमालयन यू से एक निकलता है लिक्विड जिसको बोलते हैं टैक्सोल, और उससे बनता है दोस्तों दवाई, जिससे आप कैंसर को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि हिमालयन यू से कैंसर को ठीक किया जा सकता है, तो इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन इतना तेज़ी से हुआ कि आज इसके एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान बन चुके हैं। इसी के अलावा कई सारे एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पर राइनो को देख सकते हैं, यहाँ पर एलिफेंट को देख सकते हैं, जिनके दांतों से और इनके सिंग से जो है वो मेडिसिन बनता है, और इसके लिए इनका ज़बरदस्त तरीके से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ये इमेजेस काफ़ी खतरनाक है दोस्तों, मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आपको रियलिटी पता चल सके इसलिए यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका काम है दोस्तों कि हर साल ये एक लिस्ट निकालते हैं उन सभी स्पीसीज की जो नॉर्मल लेवल पे है, खतरनाक लेवल पे है, और जिनकी पॉपुलेशन पूरी खत्म हो चुकी है दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल स्पीसीज है, ये उन स्पीसीज को कहा जाता है जिनकी संख्या नॉर्मल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटल है, साल है, पाइन है, रोडेंट्स हैं, इनकी संख्या नॉर्मल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो काफ़ी खतरनाक लेवल पे पहुंच चुके हैं, और अगर ऐसा ही इनका संख्या कमी होता गया तो ये कभी भी एक्सटेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, लॉयन टेल्ड मैकॉक है, ये एक बंदर है दोस्तों जो शेर की तरह दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे हिरन है, जिसको संघाई नाम दिया गया है ना दोस्तों, मणिपुर में पाया जाता है ये, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुँच चुके हैं और कभी भी इनकी संख्या खत्म हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर क्रोकोडाइल है दोस्तों, इसी का दो और रूप होता है जिसको हम बोलते हैं एलिगेटर और
घड़ियाल यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एक है वुलरेबल स्पीसीज। तो वुलरेबल स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जिनकी संख्या पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और कभी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में पहुंच सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो स्पीसीज है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगटिक डॉल्फिन है, इनकी संख्या पहले अच्छी थी लेकिन अभी शिकार की वजह से, हंटिंग पोचिंग की वजह से इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है दोस्तों। ये जो गैंगटिक डॉल्फिन है, ये तो शानदार एनिमल है दोस्तों, जो पहले गंगा के पॉल्यूशन को ठीक करता था लेकिन अभी गंगा का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इन्हीं का सफाया होने जा रहा है ना। अगर इनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंचते पहुंचते एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ये जीव। तो हम सबको मिलकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इनको बचाने के लिए। ओके, आगे है यहाँ पर रेयर स्पीसीज। तो रेयर स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जिनकी संख्या नेचुरल तरीके से बहुत कम है और अगर इनके प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव्स नहीं लिया गया तो ये भी दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज में पहुंचकर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है। तो ये सभी कैसे हैं, रेयर स्पीसीज है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है ना। रेयर स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज, सॉरी, रेयर स्पीसीज और वुलरेबल स्पीसीज में क्या डिफरेंस है। तो वुलरेबल स्पीसीज दोस्तों पहले उनकी संख्या अच्छी थी, अभी ड्यू टू हंटिंग पोचिंग उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। रेयर स्पीसीज नेचुरली उनकी संख्या कम है और अगर प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो आगे जाके वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों में क्या है दोस्तों, डिफरेंस है रेयर और वुलरेबल में। ओके, आगे यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज आते हैं। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान टील है, निकोबार पिजन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश है। मिथुन मतलब यहाँ पर वो वाला मिथुन नहीं है ना, मिथुन मतलब एक गाय का नाम है यहाँ पर मिथुन, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है उन स्पीसीज को कहा जाता है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं एक पर्टिकुलर एरिया से या कंट्री से या पूरे कॉन्टिनेंट से या पूरी दुनिया से। जैसे यहाँ पर एशियाटिक चीता, क्या ज़बरदस्त एनिमल है दोस्तों, लेकिन ये भारत से एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 में ही। इनके बारे में और मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अभी अफ्रीका में कुछ जगहों पर पाया जाता है दोस्तों, है ना। इसी तरीके से पिंक है, डग है, ये भी विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जो हमारे पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, इनकी संख्या लगातार कम होते जा रही है। तो इनके कॉजेस क्या क्या हैं, इनके रीजंस क्या क्या हैं, है ना। तो चलिए उसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि रीज़न हमको पता चलेगा तभी तो हम कंजर्वेशन कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला यहाँ रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम किन किन वजह से करते हैं। एक तो वुड है, बार्क है, लीव्स है, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ब्रिटिशर्स का भी बहुत बड़ा गलती था जिसकी वजह से फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे, तो रेलवे का ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एक्सपेंशन किया और इसकी वजह से हम लोग कई बार उनको क्रेडिट भी देते हैं कि वाह ब्रिटिशर्स ने क्या रेलवे का एक्सपेंशन किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने रेलवे के एक्सपेंशन के लिए जो ट्रैक्स बनाए थे उनमें स्लीपर्स बिछाया था, उनके लिए उन्होंने हजारों लाखों लकड़ियों को यूज़ किया जो लाखों पेड़ों से बने हुए थे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समय का जो स्लीपर होता था वो बनता था दोस्तों लकड़ी से। आज का जो स्लीपर है वो बनता है दोस्तों सीमेंट से। तो उन्होंने उस समय स्लीपर बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काट दिया, लाखों हजारों जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था फॉरेस्ट वाला उसको पूरा डिफॉरेस्ट कर दिया, है ना। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे आज़ादी के बाद जो एग्रीकल्चर का हमने एक्सपेंशन किया, जैसे 1951 से 1980 तक का डेटा दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें बताया गया है कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने पूरा क्लियर कर दिया। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, है ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तो ये ब्रिटिशर्स की देन है दोस्तों, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो हमारे देश में और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे फॉरेस्ट का। तो वो क्या करते थे, पहले क्या होता था फॉरेस्ट में कई टाइप्स के जो है वो ट्रीज वगैरह ग्रो होते थे। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन सभी डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज को पूरा कट करके, पूरा हटाकर उन ट्रीज को ही सिर्फ ग्रो किया जिससे कमर्शियली, जिनसे उनको प्रॉफिट जो दोस्तों वो ज़्यादा होता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो सागौन का ट्री है जिसको टीक वुड कहते हैं, उसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, सभी जो टाइप के ट्रीज को कट करके हटाकर उन्होंने सिर्फ सागौन की ट्री को ग्रो कराया जिससे कि उनको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो सके। इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। इसके अलावा दोस्तों माइनिंग तो है ही, माइनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइबल सोसाइटीज़ के द्वारा होता था उस समय,
जो फॉरेस्ट में तो आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते ना, फॉरेस्ट को सबसे पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो फॉरेस्ट के लकड़ियों को काटते थे, फिर उसको जला देते थे दोस्तों, है ना, फिर उसके बाद फार्मिंग करते थे। तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश मतलब पहले आप काटो फिर उसके बाद जला दो, बर्न, है ना, तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और इसको जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी दोस्तों फेमस है। इसके अलावा लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने देखा होगा कि डैम का कंस्ट्रक्शन है, तो डैम के कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े एरिया को लिया जाता है दोस्तों, तो उसको सबसे पहले डिफॉरेस्ट किया जाता है, जिससे हमारे देश का जो नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है ना। तो डैम के कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन भी है। लोग बाग जो है वो पेड़ों की लकड़ियों को काटते हैं अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए, लेकिन कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि उतना बड़ा रीज़न नहीं है, क्योंकि जो पर्टिकुलर सोसाइटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़ पेड़ों की लकड़ियों को काटती हैं तो वो पूरे पेड़ को नहीं काटती दोस्तों, है ना, वो लोपिंग टेक्निक का यूज़ करती हैं, जिससे कि वो ब्रांचेस को काटती हैं, पेड़ों को नहीं काटती हैं। इससे उतना ज़्यादा खतरा नहीं बनता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हिमालयन यू, है ना, कैंसर को ठीक करने वाला प्लांट है, लेकिन जैसे ही पता चला लोगों ने उसको पूरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है। ओवर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा तो उनको खाना ज़्यादा चाहिए, जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आपको एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड करोगे तो फॉरेस्ट को जो है वो काटना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों, बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा आप देखेंगे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पूरे एरिया फॉरेस्ट को दोस्तों तबाह किया जा रहा है ना। हंटिंग पोचिंग तो है ही, जो जानवरों का शिकार किया जा रहा है, पोचिंग किया जा रहा है उनके दांतों के लिए, उनके सींग के लिए, ताकि मेडिसिन बनाया जा सके, तो इनसे भी उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ना। इसके अलावा जो पॉल्यूशन है वो तो एक रीज़न है ही। पॉइजनिंग का मतलब होता है कई बार एनिमल्स को पकड़ने के लिए, उनको हंट करने के लिए जहर दे दिया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजनिंग। फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग जाता है, कई बार नेचुरल तरीके से लगता है, कई बार इंसान की गलतियों से लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और अचानक से सिगरेट पीकर बाहर फेंक दिया, तो उस एक छोटे से गलती से दोस्तों पूरा जंगल तबाह हो सकता है। तो ऐसे मिस्टेक से हमको बिल्कुल बचना चाहिए, है ना। तो इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है दोस्तों, है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। और अदर फैक्टर्स भी है, अदर फैक्टर्स जैसे कि आज की डेट में दोस्तों कोई भी देश जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है कि आपने मिस्टेक किया, वो बोलता है आपने मिस्टेक किया। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को एक्यूज करते हैं, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को एक्यूज करते हैं, है ना। लेकिन डेवलप्ड कंट्री को ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि जब वो डेवलपिंग फेज में थे तो उन्होंने अपने हिस्से का पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है, पूरा पॉल्यूशन कर लिया है, तब जाके आज वो डेवलप्ड कंट्री है ना। तो सामने वाले के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि कुछ अपने तरफ भी देखें और अपने हिस्से का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोस्तों यहाँ पर प्ले करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेरिका एक देश है और एक सोमालिया एक अफ्रीका का देश है। तो अगर दोनों देशों को आप कंपेयर करोगे तो अमेरिका का एक इंसान सोमालिया के 40 इंसानों के जितना एनर्जी को कंज्यूम करता है दोस्तों। इवन आप भारत का भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे भारत के जो टॉप 5% लोग हैं, टॉप 5% अमीर लोग हैं, वो बॉटम 25% लोगों की जितना रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी है दोस्तों, है ना। इसके अलावा इन्हीं पूरे ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। जैसे कि आज क्या होता है, हम घर में एक स्विच बटन ऑन किए, हमारे पास में पानी पहुँच गया, लेकिन कई ऐसे एरियाज है दोस्तों जहाँ पर आज भी महिलाओं को 10-10, 15-15 किलोमीटर चलना पड़ता है पानी को लाने के लिए, और इनसे उनके हेल्थ पर बहुत ड्रास्टिक जो है इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। कई बार वो घंटों तक बाहर रहती हैं पानी को लाने के लिए, जिससे कि घर में कोई देखने वाला नहीं होता बच्चों को, जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं दोस्तों। तो इससे सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है, कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ता है, और महिलाओं का हेल्थ भी इससे काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है दोस्तों। कई बार हम इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, इतना ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं हमारे रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से कई बार बाढ़ आ जाता है, कई बार सूखा जाता है, और इस वजह से भी हमारे देश में दोस्तों बहुत से लोग गरीबी की जाल में फंस जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो पॉवर्टी का कहीं ना कहीं कनेक्शन इन सभी एक्सप्लॉयटेशन से भी है दोस्तों, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बाग कितना ज़्यादा
जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। आप इमेजिन करिए किसी एरिया में बाढ़ आ गया है, लोगों ने काफ़ी मुश्किल से अपना घर बनाया है और उस बाढ़ ने उस पूरे घर को जो है वो तबाह कर दिया है ना। आप थोड़ा फील करके देखिए, जब फील करेंगे तो चीज़ों को आप और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ पाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे देश के लगभग आधे नेचुरल फॉरेस्ट को दोस्तों ख़त्म कर दिया गया है। 1/3 ऑफ द वेटलैंड, वेटलैंड मतलब जो दलदली वाला ज़मीन होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो वेटलैंड होते हैं ना वो नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। जब सूखा आ जाता है तभी उसमें पानी रहता है, जब बाढ़ आ जाता है तो वो पानी को कंज्यूम कर लेता है दोस्तों, है ना। तो वेटलैंड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर जो है आज की डेट में पॉल्यूट हो चुके हैं। सरफेस वाटर जैसे तालाब का पानी है, लेक का पानी है, नदी का पानी है, तो ये क्या हो चुके हैं, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो पूरा क्या हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है। इसके अलावा 40% जो हमारे देश के जो मैनग्रोव हैं वो दोस्तों पूरे खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है दोस्तों, इसको हम लोग लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जॉर्व करता है और इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इनकी संख्या लगातार जो है वो कम होते जा रही है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया है 1952, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में मिनिमम 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन वो घटते घटते मात्र 24.56% में आ चुका है। एक समय तो 21% था, अभी थोड़ा सा जो हमने मैनेजमेंट और कंजर्वेशन जो किया है उससे ये थोड़ा सा बढ़कर 24.56% है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी कम है 33% से, है ना। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते जाते हैं तो इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ से ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में जो पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, उससे टेम्परेचर दोस्तों कंट्रोल रहता है, पानी भी आता है दोस्तों, है ना। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो नॉर्मली वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा दोस्तों। आप एक प्रैक्टिकल करिएगा, कभी नर्सरी वगैरह में जाके घूमने जाइएगा समर वगैरह के टाइम पे, आप बाहर में देखेंगे टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, लेकिन जैसे ही नर्सरी में आप जाओगे वहाँ पर का टेम्परेचर आपको काफ़ी कम दिखाई देगा, है ना। इसके अलावा पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ता है अगर डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं। ड्रॉट और फ्लड जैसे सिचुएशंस भी क्रिएट होते हैं दोस्तों। डेजर्टिफिकेशन भी होता है ना। एनिमल एंड प्लांट लाइफ तो अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो बेचारे एनिमल्स कहाँ जाएंगे, तो उनकी संख्या भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और फूड शॉर्टेज जैसा प्रॉब्लम भी हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफॉरेस्टेशन, है ना। तो ये सभी दोस्तों नेगेटिव इंपैक्ट हैं जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होते हैं। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोस्तों पेड़ लगाना है ना। तो हमको जीवन में ये इनिशिएटिव भी लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एशियाटिक चीता, जैसे अभी तो मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया ना, ये किसके बारे में है, प्लांट के बारे में है। जो पेड़ है, जो पौधे हैं, जिसको हम बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एनिमल्स की संख्या को भी यहाँ पर हमको देखना है कि बहुत से एनिमल्स, ना सिर्फ चीता बल्कि बहुत से छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, ये आज की डेट में बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मैं एशियाटिक चीता का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि एशियाटिक चीता एक बड़ा एनिमल है जो पूरे इकोसिस्टम को लेके चलता है, लेकिन आज अगर वो खत्म हो चुका है तो ये हमारे लिए बहुत ही निगेटिव बात है दोस्तों। क्यों है, यहाँ पर आप देखिए एक ज़बरदस्त एनिमल जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, जो पूरे दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड मैमल है ना। ये आज की डेट में दोस्तों हमारे भारत में नहीं पाया जाता, 1952 से नहीं पाया जाता, बहुत समय से ये हमारे देश में नहीं पाया जाता दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कई बार जो चीता है, लेपर्ड है, टाइगर है, लॉयन है, इसमें दोस्तों हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि चीता दोस्तों चीता है, लेकिन लेपर्ड, कई बार हम लोग लेपर्ड को ही चीता मान लेते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। लेपर्ड जो है वो तेंदुआ है ना। कई बार जो लायन है उसी को हम शेर बोल देते हैं, लेकिन सॉरी, जो टाइगर है उसी को हम लोग शेर बोल देते हैं, लेकिन टाइगर दोस्तों बाघ को बोलते हैं और लायन है शेर को बोलते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है दोस्तों आपका चीता, ये है आपका जो लेपर्ड है, ये है आपका टाइगर, और ये आप देख रहे हैं वो है दोस्तों लायन, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कंजर्वेशन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे देश में
ओके, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है जिससे पूरा बैलेंस बिगड़ गया दोस्तों, है ना। इस वजह से इसका कंजर्वेशन करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है कि पूरे इकोसिस्टम को हमको बैलेंस बना के चलना है, कंजर्व करके चलना है, क्योंकि अगर हम लोग इकोसिस्टम को बचा के चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इकोसिस्टम को बचा के चलेंगे, देखिए ये जो इकोसिस्टम को बता के चलेंगे तो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले स्पीसीज भी बचेंगे दोस्तों, है ना। और अगर स्पीसीज बचेंगे तो उनमें जो डाइवर्सिटी होती है, जिसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं, वो भी बचेगा। जैसे आपने देखा है कि इंसान कुछ काले होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोरोना वायरस आया तो उन्होंने वाइट लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट किया, वाइट लोगों की ज़्यादा डेथ हुई, लेकिन हम जो सांवले लोग हैं, जो एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, उनमें दोस्तों वो डेथ रेट जो है वो आपको थोड़ा कम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो एशियन लोग हैं उनमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा था। तो अलग अलग स्पीसीज होगा तो रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगा। इमेजिन करो पूरी दुनिया में सिर्फ वाइट लोग होते तो उसका कितना ज़्यादा डेथ रेट और ज़्यादा हाई होता दोस्तों, है ना। तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा, है ना। तो इस तरीके से आप समझिए इसको, ओके। इसके अलावा हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पास किया गया जिसको बोलते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में बना है, जिसमें जैसे IUCN जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हर साल लिस्ट तैयार करता है। तो उसी तरीके से हमारे देश की गवर्नमेंट भी लिस्ट तैयार करती है उन स्पीसीज़ की जो या तो बहुत ही इंडेंजर्ड है या तो वनरेबल है। तो ऐसे स्पीसीज़ का लिस्ट तैयार किया जाता है, फिर उनको प्रोटेक्ट करने के मेजर्स बनते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर 1980 और 1986 में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया जिसमें छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि कई बार हम बड़े एनिमल्स को तो हम देख पाते हैं लेकिन छोटे छोटे एनिमल्स को इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। लेकिन इकोसिस्टम में उन छोटे छोटे एनिमल्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जो पूरे वेजिटेशन है, प्लांट्स के ग्रोथ में जो छोटे छोटे मधुमक्खियाँ हैं उनका कितना बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, वो पॉलिनेशन, जिसमें प्लांट्स की ब्रीडिंग होती है, जिसमें जो मधुमक्खी है या तितली है वो एक फीमेल प्लांट के पॉलन ग्रेन को लेकर, है ना, मेल प्लांट के पॉलन ग्रेन को लेकर फीमेल प्लांट के तक पहुंचाती है, जिससे कि उनका ब्रीडिंग होता है और आगे जाके उनके जनरेशंस इंप्रूव होते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो छोटे छोटे तितली और मधुमक्खियों का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। तो इनको भी हमको इंपॉर्टेंस देना है। और 1986 में उसी तरीके का कुछ इनिशिएटिव लिया गया जिसमें बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, है ना, ड्रैगन फ्लाई, इन सभी चीज़ों को, इन सभी जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बने, है ना। इसके अलावा 1991 में पहली बार हमने प्लांट को भी ऐड किया इस पूरे लिस्ट में, ओके। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हमने देखा यहाँ पर चीता है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसी राह पे टाइगर भी था। टाइगर मतलब बाघ, है ना। तो टाइगर एक समय पे उनकी संख्या इतनी ज़्यादा कम हो चुकी थी 1973 में कि पूरे देश में 1827 टाइगर्स ही बचे थे। एक समय था, लगभग 100 साल पहले समय था, जब 55,000 के आसपास जो है वो टाइगर्स थे। लेकिन 1973 में वो घटते 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 1827 में आ गए, है ना। बहुत कम संख्या इनकी बची थी। और दोस्तों इसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे जब ब्रिटिशर्स थे, राजा महाराजाओं वाला पूरा एरिया था, तो उस समय शिकार करना एक शौक माना जाता था, एक हॉबी मानी जाती थी, एक इंटरेस्ट माना जाता था। और एक एक राजा दोस्तों 1500 2-2 हज़ार जो टाइगर को हंट कर देता था, मार देता था। आज उतना ही टाइगर जो है वो बचा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमारे देश में टाइगर्स की संख्या इंप्रूव हो रही है। और आज पूरे देश भर में दोस्तों लगभग 3000 के आसपास टाइगर्स बचे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हमारे ही देश में पाया जाता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा इसके कई सारे रीजंस हैं इनकी संख्या कम होने के, जैसे पोचिंग है। पोचिंग और हंटिंग में दोस्तों थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। हंटिंग मतलब कि शिकार करना, लेकिन पोचिंग मतलब कि इलीगल तरीके से शिकार करना, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो हैबिटेट है, इनका जो एरिया है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इनका जो शिकार होता है, प्रे होता है ना, जिसको ये हंट करते हैं, चूंकि भाई खाना ही नहीं रहेगा तो कैसे एनिमल सर्वाइव करेगा, है ना। तो इनका जो प्रे है वो कम हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है ना। आप देखेंगे आज जो है एनिमल्स, चाहे वो टाइगर हो, है ना, चाहे और कोई एनिमल हो, एलिफेंट हो, और ह्यूमन का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कभी टाइगर का, कभी एलिफेंट का इंटरेक्शन जो है वो ह्यूमंस
के साथ में हो गया, है ना। तो ये जो है दोस्तों इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम जंगल को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिससे कि जंगली जीव के साथ में हमारा इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है। इसी वजह इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इनका काफ़ी ज़्यादा इलीगल ट्रेड भी होता है इनके स्किन के लिए और इनके बोन्स के लिए, जिससे कि मेडिसिन वगैरह बनते हैं। तो ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से टाइगर की संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे टाइगर कंजर्वेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और टाइगर को कंजर्व करना तो ये एक दोस्तों प्रोसेस है, बल्कि इसके पूरे अगर मान लो कि टाइगर को हम यहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं तो टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक एरिया तो चाहिए ना हमको, और उसको कंजर्व करने के लिए बाकी हमको एनिमल्स को भी कंजर्व करना पड़ेगा जिसको टाइगर खा सके। मतलब अगर हम टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं तो उसके पूरे इकोसिस्टम को, उसके पूरे इन्वायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा, तब जाके टाइगर का कंजर्वेशन होगा, है ना। तो इसी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल बन जाता है दोस्तों पूरे जंगल और पूरे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, है ना। यहाँ पर इसी को प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे हमने एरियाज़ को रिजर्व कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर टाइगर काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सुंदर नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व है असम में, पेरिया टाइगर रिजर्व है केरला में, है ना। इन सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आप देख लीजिए क्योंकि मैप पॉइंटिंग में आ जाता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये तो हमने दोस्तों देख लिया बहुत अच्छे से ओके कि हमको वाइल्ड लाइफ और हमको फॉरेस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से प्रोटेक्ट करना है ताकि हम खुद प्रोटेक्ट रह सकें, है ना। क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम के मालिक नहीं हैं, हम इस सिस्टम के हिस्से हैं। अगर सिस्टम खत्म होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो हमको खुद अपने सर्वाइवल के लिए इन सभी चीज़ों को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हमने हमारे देश में फॉरेस्ट को कई टाइप्स में यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है ना। और ये क्लासिफिकेशन किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हमने फॉरेस्ट को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में हमारे देश के लगभग 50% फॉरेस्ट आ जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, है ना। और इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसमें 1/3 फॉरेस्ट आ जाता है पूरे देश का, है ना, जिसका डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आगे इनका डिप्लीशन ना हो, आगे इनका क्वालिटी कम ना हो, नंबर कम ना हो, इस वजह से हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाया है ताकि जो फर्दर डिप्लीशन से हम इसको बचा सकें। अनक्लास्ड फॉरेस्ट उस फॉरेस्ट को कहा जाता है जिसमें ओनरशिप कभी गवर्नमेंट के पास होता है, कहीं कहीं पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ भी ओनरशिप रखती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा देश है, तो पूरे देश में फॉर एग्जांपल यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, उत्तराखंड वाला इलाका है, साउथ में जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पर आप ईस्ट में देखेंगे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में आप देखेंगे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिजर्व टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, है ना। जैसे वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव्स आपको मिलता है ना। साउथ वाले इलाके, नॉर्थ वाले इलाके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ पर इनकी संख्या काफ़ी कम होते जा रही है, जैसे आप देखेंगे पंजाब है, हरियाणा है और बिहार है, जहाँ पर फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट की संख्या काफ़ी कम होते जा रही है। तो इसको बचाने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। इसी के अलावा दोस्तों उड़ीसा का जो फॉरेस्ट है उसको भी हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा है क्योंकि उड़ीसा में माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है और माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो इसी डिप्लीशन को कम करने के लिए उड़ीसा, बिहार, पंजाब और हरियाणा के फॉरेस्ट को हमने कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किया है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाले कैटेगरी में इंक्लूड किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न के फॉरेस्ट हैं उनको हम लोग अनक्लास्ड फॉरेस्ट में इंक्लूड करते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका ही फॉरेस्ट वाला है। यहाँ पर बहुत से कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट तो होल्ड करती है, इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी फॉरेस्ट को ओन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ के पूरे एरिया को हमने अनक्लास्ड फॉरेस्ट में डिक्लेयर किया है। इवन गुजरात के भी फॉरेस्ट को हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट में इंक्लूड करते हैं दोस्तों, है ना। तो चूंकि अनक्लास्ड में तो इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट सभी आ जाते हैं, तो इस वजह से उसको लीव करके जो रिजर्व फॉरेस्ट है और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इन दोनों को मिला देने से परमानेंट फॉरेस्ट बनता है दोस्तों। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला देने से परमानेंट फॉरेस्ट बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और पूरे देश में परमानेंट फॉरेस्ट की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर टोटल फॉरेस्ट का लगभग 70% दोस्तों क्या है? परमानेंट फॉरेस्ट है।
ओके यस, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि जो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जब हम कंजर्वेशन की बात ही कर रहे हैं तो कंजर्वेशन में कम्युनिटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे देश में बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जो अपने जान तक लगा देते हैं दोस्तों हमारे देश के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का है, वहाँ पर दोस्तों लोगों ने माइनिंग एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना। इसके अलावा यहाँ पर सैक्रेड ग्रुव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड ग्रुव्स का मतलब होता है भगवान के जंगल, मतलब उन्होंने जंगल को जो है वो इतना पवित्र बना दिया कि उन्होंने भगवान जैसा उनको पूजा करना दोस्तों चालू कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति हैं जो जंगल की पूजा कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो इनके लिए जंगल एक भगवान के रूप की तरह है और ऐसा बिलीव जो है ना दोस्तों ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी सैक्रेड ग्रुव्स की वजह से आज कई सारे फॉरेस्ट अपने प्रिस्टाइन फॉर्म पे हैं, प्योर फॉर्म पे हैं, पवित्र रूप में हैं और ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कई सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा रहती है कि वो एनिमल्स को भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे जो यहाँ पर मंकीस आप देख रहे हैं उसको हनुमान भगवान के साथ में कनेक्ट किया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि टेम्पल प्रीमाइसेस में इन मंकीस को बहुत अच्छे से लोग बाग एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे एक पूरा स्पीसीज जो है दोस्तों वो सर्वाइव कर जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। कई एरियाज़ में क्या होता है, जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो दोस्तों कई सारे ट्रीज़ की पूजा करते हैं। जहाँ जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मुंडास और सांथल जो है छोटा नागपुर रीजन के, छोटा नागपुर मतलब झारखंड वाला जो रीजन है, वहाँ पर वो महुआ और कदम्बा, ये देखिए महुआ और ये कदम्बा जो ट्रीज़ हैं इसका जो दोस्तों वो पूजा करते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा और बिहार के जो पर्टिकुलर ट्राइबल्स हैं वो जो यहाँ पर आप देखेंगे ना टैमरिन मतलब जो इमली का पेड़ है और मैंगो मतलब आम का जो पेड़ है उसको दोस्तों अपने वेडिंग के टाइम पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये जो ट्रेडिशन है, जो प्रथा है, ये काफ़ी अच्छे के लिए बनाया गया है जिसमें आप ट्रीज फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के एक प्रोसेस में चल पड़े हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, है ना। अगर ऐसा हम बनाते हैं नियम कि मैरिज में ट्रीज़ का पूजा करने से मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल होगा आगे, तो इसमें बुरा ही क्या है ना। इसमें एक तो भैया जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारा ट्री है वो भी बच जा रहा है और लोग बाग उनकी रिस्पेक्ट भी करना चालू कर देते हैं ना, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से एरिया में जो पीपल है और जो बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है, इसका भी लोग बाग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी इसको पवित्र मानते हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर आप देखेंगे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर दोस्तों लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर का जो पूरा एरिया है उसको भैरव देव धाकव सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया। राजस्थान में स्पेशली लोग बाग काफ़ी ज़्यादा स्केर्सिटी को फेस करते हैं, वहाँ पर इन सभी चीज़ों की काफ़ी कमी है, स्पेशली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो वो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट को जानते हैं दोस्तों, इन चीज़ों की कदर करते हैं वो, है ना। जिसके पास जो नहीं होता वो उस चीज़ की कदर करता है। तो यहाँ पर राजस्थान में इस तरीके के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स देखने को मिलेगा। उसमें से एक इनिशिएटिव ये है भैरव देव धाकव सेंचुरी। इसके अलावा उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट काफ़ी फेमस हुआ था दोस्तों, जो 1973-1974 के आसपास चला था। यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आपने सुना होगा और उनके लीडरशिप में बहुत से जो लोग हैं वो फॉरेस्ट से चिपक कर, पेड़ों से चिपक कर उसको कटने से बचाते थे और फेमसली इसको बाद में कहा गया चिपको मूवमेंट, है ना। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा उदाहरण है कैसे कम्युनिटीज़ यहाँ पर आके, है ना, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे ट्री को बचाने का इनिशिएटिव ले रही है। इसी तरीके से एक बीज बचाओ आंदोलन चला था जहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल स्पीसीज, ट्रेडिशनल बीज को, जो सीड्स होता है उसको बचाने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। अगर बीज बचेगा तो उनके वैरायटीज़ भी बचेंगे दोस्तों, है ना, जिससे कि हमको केमिकल वाले जो सिंथेटाइज केमिकल वाले जो आते हैं ना सीड्स, उसको हमको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल वाले सीड को यूज़ करने से प्रोडक्शन तो शॉर्ट टर्म में बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया ताकि हम अपने नेचुरल ट्रेडिशनल सीड्स को बचा सकें। और इसके लिए एक एनजीओ आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं नवधान्य एनजीओ, है ना। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट जो सोसाइटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ने उनके साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में मिलकर जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट जो डेंजर वाले कैटेगरीज में है उनको बचाने के लिए बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और इससे दोस्तों फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को भी काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि उनको नॉन टिम्बर कल्टिवेशन करने
करने के लिए फ्रीडम मिलता है। नॉन टिम्बर मतलब होता है जैसे कि फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ऐसे चीज़ों को कल्टीवेशन करने का उनको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दूसरा, जो सरकार टिम्बर का प्रोटेक्शन करती है उसमें भी कुछ शेयर उन कम्युनिटीज़ को दिया जाता है और बदले में कम्युनिटीज़ उस पूरे जंगल को, उस पूरे जीवन को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो ये दोनों के लिए, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट अभी चला रही है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों लास्ट में यहाँ पर आता है कि हमको सिर्फ ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, जिससे लोगों का फ़ायदा होता हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और जिससे हमारे देश को इकोनॉमिकली बेनिफिट भी मिलता हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो रोड बनाया गया है, तो रोड बनाने से लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये जो रोड है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाईवे, जिसके चारों तरफ आप देखेंगे पेड़ आपको दिखाई देगा, है ना। ये दोनों पेड़ के साइड साइड में भी पेड़ है और बीच में भी पेड़ है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होगा। और दूसरा, रास्ता बनने से हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो भगवान बुद्ध हैं उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे, ट्री इज़ अ पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म। पेक्यूलर मतलब होता है स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ हमें देता है, हमसे लेता कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो पर्टिकुलर पेड़ है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई है, ये उस व्यक्ति को भी छाया देता है जो उस पेड़ को काटने के लिए आ रहा है। तो इस बहुत ही शानदार स्टेटमेंट के साथ ही हमको अपने जंगल और उनके जीवन को जो है वो रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगल रहेगा, उसके अंदर का जीवन रहेगा, तभी हम भी रह पाएंगे, हम भी सर्वाइव कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ में ये जो पूरा चैप्टर है वो दोस्तों वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर दोस्तों मैं बना चुका हूँ, जो यहाँ पर आप इस वाले साइड में आप क्लिक करके उस क्वेश्चन और आंसर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।